यूक्रेन के संभावित हमले पर रूस ने किया नक्शा जारी। ज़ैपोरिज़िया में हादसा हुआ तो पूरे यूरोप पर खतरा। रूस ने बताया विस्फोट का दायरा कितना बड़ा होगा। रूस ने पूरा नक्शा जारी कर दिया है। रूस ने दुनिया को चेतावनी दी, कितने देश चपेट में आएंगे यह बताया। कहा कि अगर हमला हुआ तो रेडिएशन का असर रूस तक जाएगा, उधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक जाएगा। अब जरा ये जल्दी से ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए कपिल सर, वो सवाल अपनी जगह कायम आपके पास में लेकर आने वाला हूं। कहीं कोई तीसरा हस्तक्षेप तो नहीं कर देगा इन दोनों के बीच के तनाव का फायदा उठाते हुए। लेकिन रेडिएशन का खतरा कितना, जरा देखिए। रेडिएशन का खतरा, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर मौजूद है? ये सदर्न इलाके में, इस जगह पर ज़ैपोरिज़िया मौजूद है। इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं आप वो देख रहे हैं अभी इस वक्त यहां इस नक्शे में यूक्रेन की। आप इसमें देख रहे हैं चेक्सी, खार्किव, वेजेंस्क, लुहांस्क, और यहां आपको थोड़ा मैग्निफाइड ये सैटेलाइट व्यू दिखाई दे रहा है ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का। थोड़ा और क्लोज करिए इसको। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का ये है सैटेलाइट व्यू, और यहां पर आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सिटीज इसके आसपास, जहां जहां तक ये रेडिएशन खासतौर से तबाही फैला सकता है। कहा यह जा रहा है कि 18 मील और करीब करीब 30 किलोमीटर का दायरा ऐसा होगा जिसको रेडिएशन सीधे सीधे मिनटों में अपनी चपेट में ले लेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये महत्वपूर्ण शहर खास तौर से इसकी चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया से इनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो इसका फॉल आउट तो इतना बड़ा होगा कि कीव तक इसकी चपेट में आएगा, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से तो 550 किलोमीटर यहां से दूरी है ज़ैपोरिज़िया के इस पावर प्लांट से कीव की। लेकिन असल में रेडिएशन के लिए यह दूरी कुछ भी नहीं है। अब जरा देखिए उन कंट्रीज के बारे में जिनके बारे में आगाह किया जा रहा है कि वो शहर जो यूक्रेन के हैं और भुगतेंगे, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये कंट्रीज भी सावधान रहे। कह दिया गया है कि जर्मनी सावधान रहे, चेक रिपब्लिक अलर्ट हो जाए, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड अलर्ट हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उधर नदर्न यूरोप में अगर आप चले जाएं तो उसकी कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, उनको भी सावधान रहना चाहिए, यह कह दिया गया है। और अगर ऐसा है तो फिर यह खतरा कितना बड़ा है यह समझना चाहिए। हजारों किलोमीटर तक रेडिएशन फैलने का खतरा है। लाखों की आबादी पर इस रेडिएशन का असर हो सकता है। पीढ़ियां भुगत रही हैं हिरोशिमा नागासाकी में, और यहां विकिरण कोई अंतर नहीं करेगा कि वो बम से फूटने के बाद रेडिएशन आ रहा है या किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीकेज के बाद का ये विकिरण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन फैलने पर रूस का तो खैर लपेटे में वो आएगा ही। इसीलिए रूस ये कह रहा है कि हम अपनी पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये यूक्रेन करेगा, क्योंकि यूक्रेन तो वैसे ही तबाह बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ा और तबाह बर्बाद हो जाएगा तो वर्ल्ड सिंपैथी उसकी तरफ और बढ़ जाएगी। और असल में चाहा यही जा रहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कि इसको अपने विक्टिम होने को एक पायदान और आगे ले जाया जाए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक रिएक्टर से अगर 25% तक भी लीकेज हुआ तो पूरा उधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक प्रभावित होंगी। दूरी बताने की कोशिश की जा रही है कि नदर्न यूरोप तक उसकी चपेट में आएगा। अगर ऐसा है तो यह खतरा बहुत बड़ा है। कहीं कोई तीसरा भी तो नहीं है जो इन दोनों की लड़ाई के बीच में कोई बिल्ली जो बंदरों की लड़ाई का फायदा उठा लेगी? वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए यह कैसा खतरा है जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आम हो जाएंगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का होना आम हो जाएगा। फेफड़े बहुत आसानी से इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि सांस के जरिए वो रेडिएशन पार्टिकल्स लंग्स में जाते हैं और पूरे शरीर पर असर करते हैं। त्वचा खराब सबसे पहले जो एक्सपोज होती है, जो स्किन एक्सपोज होती है, जाहिर है सीधे सीधे चपेट में आती है। खून जो है वो इतना पतला हो जाता है कि वेन से, आर्टरीज से वो रिसने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग के खतरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ वो चंद चीजें हैं जो इस 40-45 मिनट की अड़ी शो में मैं आपको जल्दी जल्दी गिना सकता हूं। एक्चुअली इसकी भयावहता इतनी बड़ी है जिसको पूरी एक बहुत सारे पन्नों की किताब में भी समेटा नहीं जा सकता। कपिल सर, ये खतरा और कहीं किसी तीसरे की मदाखलत की गुंजाइश कैसे देखते हैं आप इसको? मैं तो एक बात मानता हूं कि जो अभी क्रीमिया पे 2 दिन पहले जो उसके एयरपोर्ट के ऊपर टारगेट करके और रशियन बेसिस को ब्लास्ट किया गया है, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये यूक्रेन की आर्मी ने किया है? जो वो शिप डुबोया गया था ब्लैक सी के अंदर, मॉस्कोवा या क्या नाम था उसका? जी हैं, क्या उस शिप को, इतने बड़े रशियन शिप को डुबोने में क्या यूक्रेन का हाथ था? वही तो मैं कह रहा हूं सर। ये सारे अमेरिकन मिशनरीज वहां मौजूद हैं, ब्रिटिश मिशनरीज वहां मौजूद हैं, जो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, और पता नहीं किस किस तरीके के फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं। और इसीलिए अगर ये रूस वार्न कर रहा है बार बार
रूस नक्शा भी दे रहा है कि इतना यूरोप इफेक्ट होगा, इससे रूस भी इफेक्ट होगा। तो मैं तो रूस की तरफ खड़ा हूं कि वो कम से कम बता रहा है कि यहां ये हो गया तो क्या होगा। और यूक्रेन के लिए क्या है, यूक्रेन का तो अब हो गया इस तरह, हम तो मरे तुमको भी लेके डूबेंगे, वो तो मर गया है पूरा, और यूरोप को भी लेके डूब जाएगा। एक सैडिस्टिक प्लेजर लेगा कि तुम मेरी मदद को क्या आ गए थे, तुमने भेजा नाटो को, ह्यूमिलेट किया मुझे नाटो का मेंबर बनाया तुमने स्वीडन को और उसको नाटो को मेंबर बना लिया, और मेरे यहां से जो सारी जंग शुरू हुई नाटो की मेंबरशिप बनाने से, तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया। तो ये जो अमेरिकन पॉलिसी सामने निकल करके आ रही है, और देखिए इसका फायदा कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठा सकता है। न्यूक्लियर का क्या गारंटी है कि पाकिस्तान, मर्सेनरीज तो पहले ही वहां पे काम कर, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपना एटम बम नहीं बेच चुका किसी को। कैन एनीवन वाउच फॉर इट। कभी अमेरिकन इस पे बोलते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पे क्यों नहीं बोलते कि उसके न्यूक्लियर रिजर्व्स कहां हैं, रोग स्टेट होते हुए, उसके ऊपर क्यों नहीं कंसर्न दिखाता अपना। रूस चिल्ला रहे हैं, या वो किम जोंग, वो पागल जो रोज मिसाइल छोड़ता है उसके ऊपर चिल्लाते हैं ये, लेकिन जो इनके एलाइज हैं, जो इनके वो हैं, पाकिस्तान पे क्यों नहीं बोलते ये कि पाकिस्तान का एटम बम कहां रखे हैं, किसकी कस्टडी में है, किसकी नजर है उनके ऊपर। क्या टेररिस्ट ने, अलकायदा ने उनको टेक ओवर नहीं किया है, या खुरसान ने उनको टेक ओवर नहीं किया है, उस पर क्यों नहीं अमेरिका की आवाज उठती, या दुनिया के किसी पावर की आवाज उठती। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि डीमिलिटराइज करने की बात, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अपील, ये आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है मामले को? सर ये सब तमाशा हो रहा है। आप देखिए ये सब करते ही यूरोप में आप देखिएगा कि वो बंकर बनने शुरू हो गए, कितना कंपनियों को फायदा हो रहा है। वो टेबलेट कौन सी ली जा रही है, वो आयोडीन की, वो कंपनियों को कितना फायदा हो रहा है। ये कहां की कंपनियां हैं, ये सब कहां की कंपनियां हैं, और आज ये हल्ला बचाएंगे और इनकी कंपनीज को फायदा होगा। कराइए अपनी कंपनीज को फायदा। तो ये केवल इस तरह के मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस नहीं, कई ट्रेड कॉम्प्लेक्सेस हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ब्रजेश सर? वार का पूरा जो गेम है, पूरा इकोनॉमिक गेम है पूरा इसके पीछे। क्या ये पूरा इकोनॉमिक गेम है? क्या असल में आपको जब न्यूक्लियर किसी दुर्घटना का तस्वुर करते हैं तो आपके दिमाग में नोट आने चाहिए क्या कि एक्चुअली उसी का रेमिफिकेशन और फॉल आउट है ये? ब्रजेश सर देखिए, कहीं भी इस तरह की घटना हो इंटरनेशनल एरिना में और चले 6 से 7 महीने से ऊपर, तो हर एक जो स्टेक होल्डर्स है उसमें अपनी चीज़ें ढूंढता है, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। ये कहना कि न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से या डिस्ट्रप्शन की वजह से लोगों ने बंकर बनाने शुरू कर दिए, दवाएं, वो स्वाभाविक है, उसको ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक देश को, हर एक नागरिक संस्था को अपना अधिकार है कि अपनी तैयारी अपने आप को बचाने के लिए वो करे। नेशन स्टेट भी वही करते हैं और इंडिविजुअल भी यही करते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो विलन है या वो विलन नहीं है। जब लड़ाई चल रही है 7-8 महीने से जी, तो विलन तो है ये रशिया और यूक्रेन या उनके जो सपोर्ट करने वाले, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम एक चीज नहीं कह सकते लेकिन कि सर ऐसा तो नहीं है कि विलेन के तौर पर इन मुल्कों के चेहरे आगे करके कोई तीसरा इसमें खेल जाए। वही तो कपिल साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो अपना चेहरा हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन असल में विलेन वो है।